वेलकम टू बेस्ट प्लस। और हम आज इसमें देखेंगे 23 जून के डेली करंट अफेयर। ठीक है, आज कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपन दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो इंडिया यानी कि भारत वर्ष 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में तीसरे स्थान पर रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में हम इसके अंदर देखेंगे। ये देखिए, यह है भारत वर्ष 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में तीसरे स्थान पर ये रिपोर्ट आई है। उसके प्रमुख बिंदु हम इसके अंदर देखेंगे, और भारत द्वारा किए जा रहे प्रयास कौन कौन से हैं इस दिशा के अंदर वो भी हम देखेंगे। फिर है रिन्यूएबल 21 के बारे में जानेंगे हम कि ये क्या है, नेटवर्क क्या है। फिर हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यानी कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो क्या है, एआई की बुद्धिमत्ता और इसका विरोधी नज़रिया क्या है, और यह है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है वो ख़तरनाक है या नहीं है, उसके बारे में हम देखेंगे। अगर आप वेस्ट प्लस में नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। तो भारत वर्ष 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में तीसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? थर्ड स्थान पर। अब देख लेते हैं कि रिपोर्ट के अंदर क्या है। तो 21वीं सदी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर द 21st सेंचुरी, ठीक है, REN 21 द्वारा प्रकाशित एक नवीकरणीय 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट। कौन सी? रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में चीन और रूस के बाद नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस में तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है चीन, और दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहा है रशिया, और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तो तीसरे स्थान पर भारत यानी कि इंडिया तीसरे स्थान पर रहा है। ध्यान रखिए किसमें? नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों के इंस्टॉलेशन में। अब रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं क्या क्या है। भारत के संदर्भ में सबसे पहले तो हम भारत के संदर्भ में देखेंगे। भारत में वर्ष 2021 के दौरान 15.4 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की गई। तो 2021 के अंदर 15.4 गीगावाट अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की जो परियोजनाएं हैं उनकी स्थापना की गई। भारत पहली बार जर्मनी 59.2 गीगावाट को पीछे छोड़ते हुए वर्ष 2021 में कुल सौर प्रतिष्ठानों यानी कि 60.4 गीगावाट के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वैश्विक संदर्भ में अगर देखें तो कुल मिलाकर सभी देशों ने 2021 में लगभग 3146 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। ठीक है, तो ये कथन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वैश्विक संदर्भ में कुल मिलाकर संसार में जितने भी देश हैं उन्होंने 2021 में लगभग 3146 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की है, जो कि पिछले वर्ष यानी कि 2020 की तुलना में 11% अधिक है। तो आप ध्यान रखिएगा। और जो भारत पहली बार जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है और चौथे स्थान पर आ गया है कुल सौर प्रतिष्ठानों में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के संदर्भ में देख लेते हैं। स्थापित क्षमता में वृद्धि के बावजूद वैश्विक ऊर्जा उपयोग में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 2021 में स्थिर रही, मतलब ना तो बढ़ी है और ना कम हुई है। अब तक हासिल की गई अक्षय ऊर्जा क्षमताएं दुनिया को 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक लक्ष्यों के करीब नहीं है। ठीक है, तो अब तक की जितनी भी जो क्षमताएं हैं दुनिया के पास वो 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको 2050 तक अगर समाप्त करना है तो उतना काफ़ी नहीं है जितनी भी ये क्षमताएं हासिल की है अन्य मतलब लगभग सभी देशों ने। महामारी का प्रभाव तो आपने देखा होगा कि 2019 से लेके कोरोना का प्रभाव चल रहा है। कोविड-19 महामारी के प्रभावों के बावजूद नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और स्थापना दोनों में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। यूक्रेन का संकट का प्रभाव देख लेते हैं। आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो अभी तक चल ही रहा है वो, उसका कुछ निर्णय हो नहीं रहा, तो उसका भी प्रभाव वैश्विक संप्रदाय पर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने ऊर्जा संकट को बढ़ा दिया है।
हालांकि सरकारों ने जीवाश्म ईंधन के उत्पादन और सब्सिडी को बढ़ाकर इसका प्रत्युत्तर दिया है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2 अरब टन से अधिक उत्सर्जन के साथ 6% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। तो क्या है, इस महामारी के प्रभाव से और यूक्रेन संकट के प्रभाव से क्या हुआ है कि लोगों ने नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के अलावा जीवाश्म ईंधन के उत्पादन को बढ़ा दिया है, जिसके कारण क्या हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर 2 अरब टन से अधिक उत्सर्जन और 6% की रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। अब भारत द्वारा किए जा रहे प्रयास क्या है, तो भारत ने सौर, फोटोवोल्टिक ऊर्जा, पवन और जल विद्युत जैसे स्रोतों के माध्यम से 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य की घोषणा की है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो जो भारत ने है उसने फोटोवोल्टिक, सौर फोटोवोल्टिक, पवन और जल विद्युत के स्रोतों से 2030 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य की घोषणा की है, तो वो की है 500 गीगावाट लक्ष्य की अक्षय ऊर्जा लक्ष्य की घोषणा की है। वर्तमान में भारत में लगभग 197 बिलियन डॉलर की परियोजनाएं चल रही है। भारत ने अपने राष्ट्रीय सौर उत्पादन कार्यक्रम का विस्तार किया है। इसके तहत बैटरी निर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। 2021 में भारत में अपनी नेट मीटरिंग स्कीम के तहत सौर फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों पर निर्धारित सीमा को बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद देश का रूफटॉप पीवी बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। रूफटॉप पीवी बाजार मतलब अपनी छतों पे जो सौर ऊर्जा के जो पैनल्स हैं उनको लगाने का जो बाजार है वो रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर पर पहुंच गया है। अन्य सरकारी कार्यक्रमों में हम देख लेते हैं परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI योजना, कचरे से ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उत्पादित हरित ऊर्जा का उत्पादन, खरीद और खपत की सुविधा प्रदान करने हेतु ग्रीन ओपन एक्सेस नियम, ग्रीन टर्म अहेड और डे अहेड मार्केट आदि अन्य सरकारी कार्यक्रम हैं, जिससे अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देख लेते हैं कि REN21 क्या है। 21वीं सदी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क यानी कि REN21 विज्ञान, सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और उद्योगों के अभिकर्ताओं का एकमात्र वैश्विक अक्षय ऊर्जा समुदाय है जो अक्षय क्षेत्र में वैश्विक विकास पर नज़र रखता है। तो इस सब पे गौर करिएगा, एकमात्र, ठीक है। तो अगर कथन में एकमात्र आता है कि जो REN है वो एकमात्र वैश्विक अक्षय ऊर्जा समुदाय है, किसके लिए, विज्ञान, सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और उद्योगों के अभिकर्ताओं के लिए, तो आप इस कथन को सत्य मानेंगे। लक्ष्य क्या है इसका, तो निर्णयकर्ताओं को अक्षय ऊर्जा की ओर बदलाव करने में सक्षम बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना जो होती है वो 2004 के अंदर होती है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में आयोजित अक्षय ऊर्जा पर बोन कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। कहाँ पर, बोन, जो कि जर्मनी के अंदर है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो कि कंप्यूटर में बुद्धिमान व्यवहार का अनुकरण करने से संबंधित है। जैसे आप यूट्यूब पे देखते होंगे, ठीक है, जिस प्रकार आप सर्च करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको जो फीड्स होती है, ठीक है, वो दिखाई देती है। तो उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए फेसबुक का फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो हमारे पोस्ट की जाने वाली तस्वीरों में चेहरों की पहचान करता है। वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो हमारे द्वारा एलेक्सा को दिए गए कमांड का अनुवाद करता है, आदि हमारे आसपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ उदाहरण पहले से ही मौजूद हैं। AI की बुद्धिमत्ता, मशीनों की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए एलन टर्निंग ने एक व्यवहारिक समाधान तैयार किया था, जिसके अनुसार किसी कंप्यूटर को एक बंद कमरे में और इंसान को दूसरे कमरे में रखा जाए, और यदि मशीन और मानव के साथ वार्तालाप करने वाला एक पूछताछकर्ता उनके बीच भेदभाव नहीं कर सके तो कंप्यूटर को बुद्धिमान माना जाएगा। इसका विरोधी नज़रिया क्या है, तो कोई बच्चा एक भाषा अपने देखभालकर्ताओं के साथ घनिष्ठ संपर्क से सीखता है, न कि भारी मात्रा में भाषा डेटा हासिल करके।
इसके अलावा क्या इंटेलिजेंसी भावना के जैसी होगी, ये अभी तक संदिग्ध है। तो ये इसका विरोधी नज़रिया है, क्योंकि जब एक बच्चा परिवार के अंदर रहता है तो वो उस परिवार की बोल चाल, हाव भाव, रहन सहन सभी सीखता है, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ 24 आवर्स रहते हैं। तो क्या मशीन ऐसा नहीं करती है, मशीन को केवल डेटा चाहिए, तो वो अपने डेटा को एनालिसिस करके फिर अपने आप को उसके लिए तैयार करती है। तो ये इसका विरोधी नज़रिया है। अब देख लेते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक खतरनाक हो सकती है। तो अनैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐतिहासिक पूर्वाग्रह को कायम रखती है और हेट स्पीच का प्रभाव समाज के लिए वास्तविक खतरे को पैदा कर सकता है। जैसे आपने रोबोट देखी होगी मूवी, ठीक है, तो जब तक उसके अंदर सिस्टम के अंदर ठीक चल रहा होता है, तब वो जो ह्यूमन है उनके लिए काम करता रहता है। लेकिन जैसे ही उसको अपने आप से वो सीखना स्टार्ट कर देता है, तो वो तबाही मचाने के लिए जिम्मेदार हो जाता है। उदाहरण, यदि एआई को किसी पर्यवेक्षी भूमिका के लिए उम्मीदवारों का चयन करना है, तो महिलाएं और हाशिए के समुदाय शायद ही इसमें शामिल हो सकेंगे, क्योंकि एआई सदियों पुराने डेटा का विश्लेषण करेगा जो इन वर्गों को बाहर कर देगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि सदियों पुराने डेटा का अगर कोई एनालिसिस करेगा, तो सदियों पुराने में क्या था, जैसे वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था में जैसे ब्राह्मण हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, ठीक है, तो क्षत्रिय हो गए, तो उनके हिसाब से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मशीन है वो काम करेगी। अगर वो काम करेगी तो शूद्र और वैश्य को तो वो वैसे ही आउट कर देगा, तो इन वर्गों को बाहर कर देगा, क्योंकि उस समय इन समुदायों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो ये इसकी खतरनाक इसके प्रभाव हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो ये क्या हमने देखे, 2 टॉपिक देखे हमने। एक तो देखा भारत में वर्ष में 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठान में 30 स्थान पर रहा, और एक देखा हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।